हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस के लाइव लेसन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अध्याय 7 के बारे में चर्चा की थी। आज उसके अध्याय 8 को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अध्याय 7 वाली ऑडियो नहीं सुनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से सुन सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं अध्याय 8। शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प ले तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। ज़िंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की ज़रूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके, परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा। तो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हो तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपको फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपने खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे का कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ तो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे वहाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक तरह पढ़ाई करके अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे अब सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते
इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती है। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि मेरे फुटबॉल मैच खेलने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती है कि अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात, तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी में नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे भावनात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर ये वे पर्याप्त ताकतवर नहीं है तो रास्तों में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इससे मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा, काश मैं यह कह सकता हूँ कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य की ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्चे करने की आदतें बताती है कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी से भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर डैडी बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें ईजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन व्यक्तियों के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले 2 चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो कि समय को, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा, जिसे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए, परंतु ये विकल्प हम हर रोज़ चुनते हैं। विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही विकल्प चुनने की ताकत हम सभी के पास विकल्प होते हैं। और अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं ये विकल्प हर रोज़ चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपको सबसे शक्तिशाली यंत्र है। मैंने जैसे विकल्प की ताकत के बारे में कहा, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं और गोल्फ मैगजीन्स पढ़ सकते हैं और सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं,
फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं और इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रा भी पैसा खर्च नहीं करते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई है। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर, पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार में जाता हूँ और मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि वे विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था, किस तरह पैसा न होते हुए रियल एस्टेट खरीदे जा सकते हैं। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम करना नहीं पड़ा और इसका कारण होगा कि ये सेमिनार में हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं टीचर टिंच को टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह सहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग में खुला रखने में समझ गया कि उन्होंने यह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्राष्ट्रीय मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीकों से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या का या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ पीटर टिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरेस। मेरे पास उनकी वृद्ध मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता ये है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने से वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है तो इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठधर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित या जो मानते हैं कि वे बहुत ही स्मार्ट है, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुँह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते हैं, समय नए विचार तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दुर्गामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे खरीदने की सलाह देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपने सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जहाँ उनका दिमाग है। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते।
नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से सुने। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उन्हें से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। मैं इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ। वे मुझसे मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया कि उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, परंतु वे ज़िंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, तो खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, और वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों को सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं तो मैं निवेश की सूचना में देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों पर एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेंगे कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग गरीब छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया कि जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ, और अब भी वह 6% ब्याज ही ले रहा है। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग दलदबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते। अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरे से इंतज़ार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते। किसी तैरने के वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेनिंग का अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेनिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें यह इनसाइडर ट्रेनिंग ही है।
फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूर पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है कि क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है, यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। तो मैं यह नहीं कहता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, परंतु यह ज़रूरी कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं, यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाए और फिर एक नया फॉर्मूला सीख ले। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में सही है, इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हमें में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह है जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे कि स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत मूल्य होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फॉर्मूला है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा है पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। ये उनका मूलभूत फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं तो आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं। आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल देना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था तो मैंने सप्ताह की एक कक्षा में भाग लिया और जिसका शीर्षक था, किस तरह रियल इस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदे। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जोरेक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फार्मूले से कई करोड़ डॉलर कमाए और परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फार्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फार्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूम में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई है और वस्तुओं के भान सौदेबाजी के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल इस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है कि क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा लोग फॉर्मूले ढूंढने में यह बहुत कम काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दे। खुद पर अनुशासन की ताकत है। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इसके पहले मरीन क्रॉप्स के किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आप खुद पर काबू रखना सीख जाएं। इस बात का कोई मतलब नहीं कि निवेश करें, पैसे कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द दिवालिया हो जाते हैं। वह खुद पर अनुशासन की कमी
ही, जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं और विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे अच्छा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से ही मौजूद न हो तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो आपको 3 समुदाय में बांटता है, अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी भी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसायिक कक्षा में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं: कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि मैं 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के ही हैं नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती है। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें यह वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस ज़बरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल साक्षरता अंक बढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आमदनी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलावते रहते हैं वे दरअसल इनका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो एक बार हम ऐसे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद के सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ ज़रूरी है जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पेज पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पेज पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासियन की पुस्तक पढ़ी और खुद को सबसे पहले भुगतान करे या सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर भुगतान करते हैं। अब मैं उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दे। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इस सिद्धांत का सही रेखांकन चित्र है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में वे टैक्स किराया, उसके पास अक्सर भोजन कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुककीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद के सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशन भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों में
मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को भी सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंटेंट्स और बुक कीपर चीखने लगे, मैं आपको पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है या आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है। खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्द भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अम्मी डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया कि था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते। एक सेल्स क्लर्क कहता है, आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है कि आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इस बारे में है, आप में धरा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर न हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने, मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों को द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखना होगा, उन्हें मैं ये बता दूँ कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूँ, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। मेरे किराएदार कहलाते हैं। जो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने वित्त का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन वित्त की बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तो तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं, ये मुझे प्रेरित कर रहे हैं मैं जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, उस पैसे को निवेश करता हूं और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है, हमें केवल दबाव में नहीं आते। मैं कर्ज और उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चुआ दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किल की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूं कि जब कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करे कि सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता।
इसका मतलब यह नहीं कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। ज़िंदगी और मौज मस्ती के लिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति में अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं। मालिक बेचना चाहता है और मैं टीवी पर देखता हूँ कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशंस को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्योंकि और मेरा सचमुच मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उनकी सीमाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर है जो मेरे लिए यह सोचने के इच्छुक है। कुछ ने तो मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था और बिल्कुल भी पैसा नहीं था। आज मैं उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसे देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसे कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपको बाजार की आंख और कान है जो हर रोज़ वहां होते हैं, इसलिए मेरी वहां कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को ही ज़्यादा पैसे कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्य वर्गीय लोग रेस्तरां में ख़राब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक खरीदारी समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक पैसे जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि रियल एस्टेट सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है और यह स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परिकथा की यही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं पहले यह पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। ये मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट्स के बारे में भी करता है। मेरे पास एक अकाउंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पैसा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट्स बदल दिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजे तो आपको सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता है। जो कई ब्रोकर आपको शिक्षित रखने के लिए समय निकाल लेंगे और आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकती हैं। बस उदार रहें और वे भी आपको प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में नहीं सोचते रहेंगे तो आपको आसपास क्यों रहना चाहेंगे। वह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे हाथों को मैनेज कर पाते हैं जो उनके कम स्मार्ट और जिन पर उनकी सत्ता हो जैसे किसी तरह ऑफिस में अधीनस्थ हैं। कई जो कम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें
कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ पैसा काम किया जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता यह है कि किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इत्यादि। इसलिए मैं कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता हूँ। आपके पास भी होना चाहिए। यह एक फाइनेंशियल समझदारी है। इंडियन दाता बने, यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत। अपने अमेरिका में गोरे लोग हो गए हैं जो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती है तो इंडियन उसे कंबल दे देते हैं। श्वेत प्रवासी इससे उपहार समझ लेते हैं, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इंडियंस को भी बुरा लगता है, और जब उन्हें यह पता चलता है कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते तो इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। जब छोटी सी संस्कृति नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। परिष्कृत निवेश का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश कर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी दूर था। बैंक $60,000 चाहते थे और मैंने $50,000 की बोली लगाई, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक ये कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसका जवाब यह है कि इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीने में इसे वेकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं तो इसे 4 महीने के बाद $2500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। जब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। ये स्टॉक के बारे में किया जाता है कि प्राय ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसे लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे आपके शहर में तेज़ी आ जाएगी। जैसे कोई नया सामान बाज़ार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ, और जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाज़ार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है, और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। ये सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसे से खेलता हूँ जितना कि नुकसान में सहन कर सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि औसत 10 निवेश पर मुझे 2 या 3 बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती, या मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घ काल में उनकी बचत कुछ नहीं बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लगता है, और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पहले तो रोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होता है। मेरे निवेश पर एक न एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैकडोनाल्ड के मशहूर रे क्रोक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है यह भी महत्वपूर्ण है। यह फाइनेंशियल समझदारी है। संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था कि पैसे छेद हो गया है। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों की मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत
में से पैसे निकाल कर नकद कार खरीदना चाहता है। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझे से सलाह मांगी। क्या आप सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए? तो मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई। वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उसे कहा कि यह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करें। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपको सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसों की समझदारी से इस्तेमाल कर लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत क्या थी? मैंने उसे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है और एक बार यह इन $3000 के $6000 बना लेता है और वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों तक उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी और तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। अब चाहे वह $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली और वह ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर भी चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर यह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि तभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं यह मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए सिर्फ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह ज़िंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना ही सीख गया। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। मैंने कहा, खुद को सबसे पहले भुगतान करे वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी भी अमीर बनने की कोशिश न करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसों को दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। भारी आकर्षण और प्रलोभनों के कारण आज भी खरीदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्तों पर बह जाता है। यह गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ों का उदाहरण इसलिए दिया था कि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता जाना जा सके। अगर हम 1000 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे तो साल के अंत में क्या होगा? 80 से के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसिया और छुट्टियों के लिए नकद पैसा दिया होगा। 16 से उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में ये सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की पुस्तकों में प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं या पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता हूँ तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने ब्रोकर को बुलाकर लोन ले लेता हूँ, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम में बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित किया। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ, किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए
खरीद लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी याद रखें। आसान रास्ते और अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ तो मेरा कोई सौदा करता है तो वह चेतन रूप से ट्रम्प की बहादुरी का अभिनय करता हूँ, या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ कि उसे पीटर टिंच या काम कर रहे हो। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के विरुद्ध स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं तरह बन जाते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए, इसे आसान बना देते हैं। सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी सीख सकते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि जो मेरे साथ ज़िंदगी भर चल रहा है, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया है, परंतु शायद ही कभी अपने पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूँ कि वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं हुआ होता। मेरे अम्मी डैडी ने पैसा भी दिया है और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बहुत पहले कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते हैं कि जब उनका हाथ तंग होता है तो तब भी वे अपने चर्च या अपने पसंदीदा धर्मार्थ संस्था को दान देते थे। अगर वे आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहते हैं तो यह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दें, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। वह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है, इससे फ़ायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाने में चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों तक एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, अमीर लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ें दे रहा है। और मैं जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि क्या चाहता है मेरा, और फिर इसे देने का फैसला किया। जब मैंने दिया, हमेशा मेरे पास वापस लौटा। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है कि वे जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियाँ भी लेकर बैठा है और मेरे पास में धीमे धीमे चल रहे चूल्हों पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियाँ अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें और कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रक्रिया से क्या करना चाहता हूँ और इसे किसी और किस तरह दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का जवार आने लगता है। जब मैं भी यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ। जादू की तरह मेरे पास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और से सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया और कुछ भी वापस नहीं लौटा या मुझे मिला वह नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में
देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अम्मी डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैंने पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमें से ज़्यादा स्मार्ट है। आसान होता है, आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हो और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होंगी।